कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक बच्चा कह रहा था, चलो हम सब के सब ट्रेजर हंटर्स बनेंगे और दुनिया के सभी ट्रेजर वॉल्ट्स को खोलकर अमीर और फेमस बन जाएंगे। ये सब सुन के बाकी सब बच्चे भी ट्रेजर हंटर बनने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और आगे ये पान की थूक, एक सेकंड, वो तो कोई और था। आगे ये बच्चा कहता है, एक दिन हम सब साथ में इंपीरियल कैपिटल ज़ेब्रूडिया जाएंगे। लेकिन इन सब के दौरान हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम कराई है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा था। इसके बाद कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कराई को देखते हैं। ट्रेजर हंटर्स इंपीरियल कैपिटल में सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में घूमकर एंशिएंट रून्स और ट्रेजर वॉल्ट्स में जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर वहां के ट्रेजर्स को बाहर निकालते हैं। और जो भी वहां के मॉन्स्टर्स जिन्हें की फैंटम्स कहा जाता है उन्हें हराकर बाहर आते हैं वो तो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इसके बाद वो आगे जाकर एक लाइन में खड़ा हो जाता है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप नाम के क्लैन रिक्रूट कर रहे हैं जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक है। वो कहता है कि एक अकेला इंसान एक लिमिट तक ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहता है तो उसका एक अच्छी पार्टी में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो खुद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी एक लड़की उससे बात करने लगती है, क्या तुम भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने आए हो? मेरा नाम रूडा है और मैं भी लेवल 3 पर हूँ। पर क्राई उससे हाथ नहीं मिलाता। मेरा नाम क्राई है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। असल में मैं भी अभी तक सोलो ही चल रही थी, पर मैं एक ट्रेजर वॉल्ट जिसका नाम व्हाइट वुल्फ्स डेन है उसे हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। एक लेवल 3 की होकर तुम व्हाइट वुल्फ डैन पे जाना चाहती हो? तुम्हें तो घर जाना चाहिए बच्ची। इसकी वजह से उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और बहस होते होते नौबत लड़ाई की आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसके बाद जब सारा मामला शांत होता है, क्राई और रूडा टैवर्न के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ रूडा इतने सारे ट्रेजर हंटर्स को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो ऐसी जगह पर पहली बार आई थी। और वो उससे पूछती है कि क्या वो पहले ऐसी जगह पर आ चुका है। क्राई बताता है कि इससे पहले वो यहाँ पर 5 बार आ चुका है। रूडा को क्राई के लिए बुरा लगता है कि वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो वो उससे ऐसा पूछने के लिए माफी मांगती है। लेकिन वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन हंटर्स के पास स्किल होती है वो जल्दी से टॉप पर पहुंच जाते हैं, पर बाकियों के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आगे रूडा एक चमचमाती पार्टी के बारे में पूछती है। वो है आर्क ब्रेव। वो अपने लिए नए मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही लेवल 7 ट्रेजर वॉल्ट को क्लियर किया है और वो वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज में से एक है। उनके लीडर का नाम आर्क रॉडिन है। अगर उसने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया तो तुम्हारी सक्सेस तो पक्की है। तभी रूडा एक खाली चेयर देखती है और क्राई से उसके बारे में पूछती है, पर इससे पहले कि वो जवाब देता तभी वो हट्टा कट्टा बंदा फिर से आता है जिसका नाम ग्रेग है और वो लेवल 4 सर्टिफाइड एक्सप्लोरर है। वो टेबल द ग्रीवर्स की है। उन्होंने ही द फर्स्ट स्टेप क्लैन को शुरू किया था। ग्रीवर्स उन टैलेंटेड लोगों का ग्रुप था जो कि कुछ साल पहले इस टाउन में आया था। उसके मेंबर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है कि उन्हें कैपिटल के सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी में से माना जाता है। उनकी पार्टी का पूरा नाम है ग्रीविंग सोल और ये क्राई के दोस्तों की ही पार्टी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ग्रीवर्स एक पार्टी मेंबर को रिक्रूट कर रहे हैं और यही वजह है कि आज इतनी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पर कई सोलो हंटर्स भी हैं और वो भी ग्रीवर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी एक बंदा चिल्लाने लगता है कि ग्रीवर्स कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें इसलिए ज्वाइन करने आया था क्योंकि उन्हें बेस्ट कहा जाता है। वो आगे अपनी बड़ाई करता रहता है और कहता है कि एक दिन वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लोरर बनेगा और अभी वो लेवल 4 पर है। तभी मैनेजमेंट में से एक लड़की बाहर आती है और वो उसे सीधा वहां से बाहर जाने को कहती है। कुछ स्टाफ आकर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। आप शांत हो जाइए, आज हम झगड़ा नहीं कर सकते। अगर मेरी बहन यहाँ होती तो वो भी यही करती। जिसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इससे पहले कि उनकी लड़ाई शुरू होती, क्राई रूडा से कहता है कि इससे पहले तबाही मचे उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गिलबर्ट अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो लड़की क्राई की प्रेजेंस को फील करती है तो गिलबर्ट उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो आसानी से उसके अटैक को डॉज करके जाकर क्राई का रास्ता रोक देती है। वो क्राई से पूछती है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके बाद हमें पता चलता है कि क्राई कोई एक्सप्लोरर नहीं है बल्कि वो ग्रीविंग सोल्स का लीडर है, यानी जिस क्लैन मास्टर के बारे में सब लोग बात कर रहे थे असल में वो क्राई ही है। क्राई बताने लगता है कि कई साल पहले ये सारी चीजें शुरू हुई जब वो अपने दोस्तों के साथ विलेज छोड़कर एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर निकले। उन्होंने कई सारी बिगिनर्स ट्रेजर वॉल्ट को आसानी से क्लियर कर दिया, लेकिन एक दिन जब वो वॉल्ट के अंदर थे एक मॉन्स्टर क्राई के ऊपर हमला कर देता है, पर उसका दोस्त ऐन वक्त पर उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। पर सच तो ये था कि उसे पता भी नहीं था कि वहाँ मॉन्स्टर है। इसी दिन उसे पता चला कि भले ही उन सभी का सपना एक जैसा हो पर उनके टैलेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। उसके दोस्तों के मुकाबले वो एक आम इंसान ही है। वो जानता है कि वो उनके ऊपर बोझ है, लेकिन उसके दोस्त कभी भी उसे ऐसा नहीं कहेंगे, तो वो खुद ही पार्टी को छोड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो इस बारे में उनसे बात करने जाता है वो सभी इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी का लीडर
नहीं चुना है। लाल बाल वाला बंदा बोलता है कि उन्हें क्राई को लीडर बनाना चाहिए। इसके लिए सभी अग्री कर जाते हैं क्योंकि वो स्पीच देने और मोटिवेट करने में बहुत अच्छा है। तो वो बेचारा जो पार्टी को छोड़कर जाने वाला था उसी पार्टी का लीडर बन जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और क्राई अभी भी उस पार्टी का लीडर है। भले ही उसकी लीडरशिप में उसकी पार्टी आसमान छू रही है, लेकिन वो कब से उस पार्टी को छोड़ना चाहता है और एक्सप्लोरेशन से रिटायर होना चाहता है। रूडा और ग्रेग को अभी तक यकीन नहीं होता कि फर्स्ट स्टेप का क्लैन मास्टर क्राई है। जिसके बाद वहाँ आर्क पहुंच जाता है। मास्टर, आप तो कह रहे थे कि आप ज्यादा सोने की वजह से लेट हो गए, पर लगता है आप जानबूझकर छुप कर आए ताकि आप सारी चीजों को असेस कर सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में लेट उठा था। लेकिन बार बार बोलने पर भी आर्क को यकीन नहीं होता। ये सब देखकर टीनो भड़क जाती है। ये बहुत ज्यादा रूड है, इसे हमें क्लैन से निकाल देना चाहिए। तुम भी अच्छा मजाक करती हो। आगे हमें पता चलता है कि टीनो का लेवल 4 है और वो क्राई के बचपन की दोस्त की अप्रेंटिस है। आर्क उससे पूछता है कि क्या उसे कोई पोटेंशियल मेंबर मिला। अगर मैं कहूँ कि मुझे मिल गया है तो क्या तुम उसे सिलेक्ट करोगे? अगर तुमने चुना है तो बिल्कुल। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आर्क के पार्टी मेंबर्स ऐसा करने से उसे मना करते हैं, पर वो कहता है कि वो क्राई का चुना हुआ सिर्फ एक ही बंदा लेगा। क्राई मन में सोचता है कि गिलबर्ट का दिल तो सच में कितना बड़ा है। तभी वो देखता है कि उसकी एक पार्टी मेंबर उसे घूर रही है। वहीं टीनो कहती है कि वो आर्क की पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाली, वो सिर्फ उसी की पार्टी को ज्वाइन करेगी। वहीं दूसरी तरफ गिलबर्ट ने फिर से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। क्राई को याद आता है कि वो लेवल 4 हंटर है। क्राई सोचता है कि वो भले ही अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर आर्क उसे ट्रेन करेगा तो वो काफी यूजफुल साबित हो सकता है। पर मुझे लोगों को जज करना तो आता नहीं, तो जो भी होगा लक के बेस पे होगा। क्राई गिलबर्ट से कहता है कि वो उसे आर्क को रेकमेंड कर सकता है, पर उसकी एक शर्त है। गिलबर्ट को बताना होगा कि एक हंटर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, लेकिन गिलबर्ट कोई जवाब नहीं दे पाता। तो क्राई कहता है कि ना हारना, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी वजह से पूरी पार्टी खतरे में आ सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी असली ताकत को देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि जब से मैं हंटर बना हूँ मैं एक बार भी नहीं हारा हूँ। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर क्राई मन में सोचता है हारूंगा तो तब ना जब मैं लड़ूंगा, मैं तो ढंग से लड़ा ही नहीं कभी। वो अपनी उंगली से एक रिंग निकालता है और कहता है कि जो भी इस relic को पकड़ लेगा वो उसी को आर्क के लिए रेकमेंड करेगा। वो उस अंगूठी को फेंक देता है जिसे कि गिलबर्ट कैच कर लेता है, पर तभी वहाँ टीनो आकर खींच के उसके मुंह पर लात मारती है, जिसकी वजह से वो रिंग नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर में ही वहाँ तबाही मचने लगती है क्योंकि अब सभी लोग उस रिंग के पीछे लड़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी तबाही मचाकर क्राई चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वाइस क्लैन मास्टर ईवा उसे बताती है कि उस टैवर्न की घटना न्यूज में आ गई है और उसके वो छोटे से स्टंट की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो चुकी है। अच्छा ऐसा क्या? कोई मरा तो नहीं ना? नहीं, किसी को चोट तो नहीं लगी है, पर एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन आपसे मिलना चाहती है। अच्छा एक काम करो, वहाँ के रिपेयर का बिल आर्क को भेज दो और एसोसिएशन से मिलने के लिए भी उसी को भेज देना। ईवा उससे कहती है कि वो आर्क पे कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहा है और वैसे भी एसोसिएशन उससे ही मिलना चाहती है। वो समझ जाता है कि उसके पास अब कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो ब्रांच मैनेजर सीधा उसके पास ही पहुंच जाएगा। आगे हारू का ब्रांच मैनेजर गार्क वेल्टर के पास जाता है। सरकार हमें माफ कर दो सरकार, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा सरकार, गलती से हो गया सरकार, वो मेरा दोस्त है सरकार पब वाला, वो कुछ नहीं करेगा सरकार, माफ कर दो सरकार। तभी गार्क की सेक्रेटरी उसे शांत होने को कहती है, जिसके बाद वो उसे एक बुक देती है और कहती है कि उसे सारे हंटर्स पर नजर रखनी होगी और सारे काम उसे डेडलाइन से पहले करने होंगे। गार्क उससे कहता है कि भले ही किसी ने कंप्लेंट ना करी हो, पर फर्स्ट स्टेप जैसे बड़े क्लैन को बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तो वो ऐसे ही उसे जाने नहीं दे सकते। क्राई समझ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है, अब उसे चोर्स करने होंगे। हंटर्स एसोसिएशन को अलग अलग तरह के जॉब्स मिलते रहते हैं और जो जॉब्स कोई भी हंटर नहीं करना चाहता उन्हें चोर्स कहा जाता है। और वो फुल एटीट्यूड में आकर कहता है, यार इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी जो तुम ऐसी सजा दे रहे हो। पर जैसे ही वो उसे घूरता है वो कहता है, मैंने कब कहा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ यार, करूंगा ना। जिसके बाद वो बुक में कोई इजी सा टास्क ढूंढने लगता है जो कि वो आर्क को दे देगा। वहाँ एक उसे लेवल 3 टास्क मिलता है जो कि उसे बहुत ज्यादा आसान लगता है और ये टास्क असल में रेस्क्यू वाला था। और हमें पता चलता है कि जो टास्क उसने इजी समझ के पिक किया है वो असल में सबसे मुश्किल है। क्राई जब आर्क से मिलने जाता है वो वहाँ पर नहीं था, वो अपनी पूरी टीम के साथ मिशन पर गया हुआ है और यहाँ टीनो उसे बताती है कि वो रिंग असल में उसे ही मिल गई है। वो नहीं चाहती थी कि ये रिंग किसी और को मिले और वो उससे पूछती है कि क्या वो इसे रख सकती है। क्राई कहता है कि ये शूटिंग रिंग है, तुम इसे रख सकती हो, और हाँ क्या तुम फ्री हो। टीनो को लगता है कि वो उसे डेट पर पूछने वाला है, तो वो उछल उछल कर कहने लगती है कि वो बहुत ज्यादा फ्री है। ये तो अच्छी बात है, मुझे एसोसिएशन से एक क्वेस्ट मिला है। लेकिन ये सुनते ही टीनो वहाँ से भागने लगती है, पर क्राई अपनी मैजिकल चेन को समन करता है और उसे टीनो को वापस लाने का ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर में ही वो चेन टीनो को घसीटते हुए वापस ले आती है। टीनो नाराज हो रखी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो डेट पर पूछने वाला है, पर यहाँ तो उसने सड़ा हुआ जॉब दे दिया। वो कहती है कि ये जॉब जमी घटिया
लिया है और एक लेवल 4 हंटर होने के नाते वो 5 लोगों को एक साथ रेस्क्यू नहीं कर पाएगी। क्राई इससे अग्री करता है और अब उसे लगने लगता है कि शायद ये क्वेस्ट उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। तुम कह रही थी ना तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे साथ एक और इंसान जाएगा। ये सुन के वो शर्मा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ वही जाएगा, पर असल में वो उसके साथ ग्रेग, गिलबर्ट और रूडा को भेजना चाहता है, जो कि टीनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। 6 साल पहले जब क्राई की पार्टी पहली बार कैपिटल में आई थी, वो हंटर्स के तौर पर रजिस्टर करने के लिए एसोसिएशन में पहुंचते हैं, पर क्राई को अंदर जाने से डर लग रहा था क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उनके साथ रहा तो उनकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। क्या बे नौटंकी करता रहता है। वो दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर चला जाता है। मैं हूँ ल्यूक, इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन, जिसके पीछे वहाँ लिस भी पहुंच जाती है और कहती है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर थीफ है। ऐसी भयानक सी एंट्रेंस के बाद वो वापस तो नहीं जा सकता था और वो पार्टी को रजिस्टर करने के लिए पहुंच जाता है, पर जब पार्टी का नाम रखने की बात आती है वो जानबूझ के गंदा सा नाम रखता है ताकि वो लोग उसे लीडर की पोजीशन से हटा दें। वो अपनी पार्टी का नाम ग्रीविंग सोल्स रख देता है और क्रस्ट के लिए एक काला सा स्कल बना देता है। ये चीज किसी को भी नहीं पसंद आती, सभी को ये भयानक और डिप्रेसिंग लग रहा था। लगता है मैं तुम्हारी पार्टी के लीडर के तौर पर फेल हो चुका हूँ, मुझे तो इस पोजीशन को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही वो सभी लोग पलट जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा नाम है। वहीं प्रेजेंट में क्राई उन सभी को मीटिंग में बुलाता है जिनके ऊपर वो अपना काम थोपना चाहता है। जो तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम सच में फर्स्ट स्टेप के लीडर हो? क्राई उससे कहता है कि वही है, पर इसका मतलब ये था कि वो फेमस 1000 ट्रिक्स है। हंटर एसोसिएशन में जब कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है उसे एक स्पेशल टाइटल दिया जाता है जिससे वो बिल्कुल सेलिब्रिटीज जैसे हो जाते हैं, और इस तरह से क्राई का टाइटल 1000 ट्रिक्स पड़ा। लेकिन गिलबर्ट को इन सब पर यकीन नहीं होता। तुम ये क्या कह रहे हो? 1000 ट्रिक्स तो कैपिटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो लकड़ी भी नहीं उठा सकते। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हें इनकी ताकत नहीं दिखती। अरे कौन सी ताकत, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। मुझे तो सबसे ताकतवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरे दोस्त बिना मतलब के मेरी तारीफ करते रहते हैं। क्राई उनसे पूछता है कि क्या वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, पर गिलबर्ट सीधा मना कर देता है क्योंकि उसे क्राई पर जरा भी यकीन नहीं है। ग्रेग घबराया हुआ उसे शांत कराने की कोशिश करता है क्योंकि अगर सबसे ताकतवर बंदा भड़क गया तो उनके साथ पता नहीं क्या होगा, पर ये सन की लौंडा उसके नाक में अपनी 2 उंगलियां घुसा देता है। ये देख के कि गिलबर्ट ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो ग्रेग से पूछता है। ग्रेग क्वेस्ट के लिए मान जाता है। आगे रूडा की बारी थी। वो उससे कहता है कि वो तो पहले ही वुल्फ्स डेन में जाने वाली थी, तो ये मिशन उसके लिए परफेक्ट रहेगा। वो टीनो से कहता है कि अगर उसे और मदद की जरूरत पड़े तो वो क्लैन में किसी से भी मदद मांग सकती है। टीनो बड़े ही प्यार से उससे कहती है, मास्टर क्या आप ज्वाइन करेंगे? लेकिन वो सीधा मना कर देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद क्राई वहां से जाने लगता है, लेकिन गिलबर्ट इन चीजों को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। उसे इग्नोर करता हुआ देखकर वो उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। वो अगर हार गया तो वो टीम को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन क्राई को लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो डुएल के लिए मान जाता है, पर वो शर्त रखता है कि उसकी जगह पर टीनो लड़ेगी, और टीनो तो कब से उसकी धुलाई करना चाहती थी, तो वो इसके लिए मान जाती है। इस दौरान वो क्राई को भी दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तुम ज्यादा अकड़ में मत रहो, तुमने कल मुझे धोखे से मारा था, आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ और तुम्हें हराने के बाद उस क्राई की बारी है। लेकिन क्राई उससे जरा भी नहीं लड़ना चाहता। टीनो उसे सबक सिखाना चाहती है तो वो अपने सारे वेपन्स नीचे गिरा देती है। ये देख के ग्रेग और रूडा नर्वस होने लगते हैं क्योंकि भले ही वो स्ट्रॉन्ग है पर बिना वेपन के जीतना मुश्किल हो सकता है। क्राई भी ऐसा ही सोच रहा था। गिलबर्ट की परगोटोरियल स्वॉर्ड उसके लिए खतरा साबित हो सकती है अगर वो उसे ढंग से यूज कर सका तो, लेकिन गिलबर्ट भी उससे लड़ने के लिए अपने वेपन को नीचे गिरा देता है। ये गधा है क्या? वहीं ये देखकर टीनो को यकीन हो जाता है कि वही जीतने वाली है और मैच शुरू होते ही वो उसके ऊपर हमला करने पहुंच जाती है। गिलबर्ट उसके पहले अटैक को डॉज कर लेता है पर वो दूसरे अटैक को नहीं कर पाता और वो पिछली बार की तरह उड़ता हुआ दीवार में टकराता है। सबको लगता है कि मैच खत्म हो गया, पर गिलबर्ट फिर से खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला करने आता है, पर इस बार टीनो उसे चोक होल्ड में पकड़ लेती है जिसमें काफी देर तक वो मुशक्कत करता रहता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उससे फ्री हो ही जाता है। पर फ्री होते ही टीनो उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अपना मैच जीतने के बाद टीनो क्राई का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी ने उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है बहन। वहीं वो दोनों टीनो की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं, पर गिलबर्ट यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिस दिन से उसने अपने हाथ में तलवार उठाई थी तभी से उसे यकीन था कि वो हंटर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। कुछ समय ही ट्रेनिंग करने के बाद वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को हराने लगा और जब उसकी उम्र हुई वो रजिस्टर करने के
बाद एक छोटी पार्टी बनाकर ट्रेजर वॉल्स में चला गया। आज से पहले वो कभी भी नहीं हारा था। तभी टीनो उसके पास आती है और उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो इस बार अपनी तलवार को यूज कर सकता है, लेकिन गिलबर्ट मना कर देता है। टीनो उससे कहती है कि इस तरह का घमंड सिर्फ उसकी जान लेगा और कुछ नहीं। वो सही कह रही है, अगर ये असली लड़ाई होती तो मैं कितनी बार मर चुका होता। और अब उसे समझ आता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्राई उससे कहता है, तुमने अपनी पिछली पार्टी को इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि तुम्हारी और उनकी ताकत में बहुत ज्यादा फर्क था। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैं भी पार्टी को छोड़ना चाहता था पर नहीं छोड़ा। इस चीज को गिलबर्ट पूरी उल्टी तरह से देखता है। उसे लगता है कि वो अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा ताकतवर मेंबर था और उसकी ताकत उन लोगों से कहीं ज्यादा है। ये सब सोचकर उसे क्राई कोई भगवान जैसा लगने लगता है। तभी क्राई उसकी तलवार पर लात मारता है और उसकी कमांड पर उस तलवार से बहुत ज्यादा फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं। आज तक जितना गिलबर्ट बाहर निकाल पाया है उससे तो कहीं ज्यादा। वो तलवार गिलबर्ट के पास सालों से है, लेकिन आज तक वो कभी भी इतनी सारी फ्लेम्स को नहीं निकाल पाया। और क्राई जैसे उसे कंट्रोल कर रहा है वो तो उसने आज तक नहीं देखा है। और वो ये सब कुछ बिना तलवार को पकड़े कर पाया। माना मटेरियल दुनिया में हर चीज में है और हर जगह है, उसे ऐसे ही आंखों से नहीं देखा जा सकता। पर ट्रेजर वॉल्स में माना कंडेंस होकर अलग अलग चीजें बन जाती है, जैसे क्रिस्टल्स और अलग अलग टूल्स। व्हाइट वुल्फ्स डेन ऐसा ही एक ट्रेजर वॉल्ट है जहाँ की वुल्फ फैंटम समन होते हैं और वो खुश है कि ऐसी जगह पर उसने उन सभी को भेज दिया। पर ईवा परेशान थी और उससे पूछती है कि क्या ऐसे नौसीखी हंटर्स को वहां भेजना सही रहेगा। पर क्राई कहता है कि ये तो बस एक लेवल 4 वॉल्ट है और अपने लेवल के मुकाबले वो काफी स्किल्ड है, उन्हें कुछ नहीं होगा। और वो ईवा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी ने उसे गिलबर्ट के बारे में बताया था और उसे ऐसे शौक होता हुआ देखकर उसे बहुत मजा आया। आगे ईवा उससे पूछती है कि वो गिलबर्ट के रेलिक को कैसे यूज कर पाया। अरे इसमें कुछ खास बात नहीं है, वो काफी सिंपल था। वो इतना आसान था कि अगर गिलबर्ट चाहे तो कुछ दिनों की ट्रेनिंग में ही इतना सब कुछ कर सकता है, तो इसमें कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पर मैं सोच रहा हूँ काश वो मुझे स्वॉर्ड बेच दे। तुम फिर से पैसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारे रेलिक्स हैं, हर रेलिक का अलग अलग काम होता है। तुम ऑब्वियसली चाहिए यार, भले ही मेरे पास 20 रेलिक रिंग्स हो, पर एक और आ गया तो क्या दिक्कत है। ईवा समझ जाती है कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ग्रीवर्स का प्रॉफिट बराबर सब में बंटता है, तो भले ही क्राई कुछ काम ना करता हो लेकिन उसे हर महीने मोटे पैसे तो मिल ही जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने एक रेलिक को चार्ज करवाना था, तो वो उसे चार्ज कराने के लिए एक लड़की के पास पहुंच जाता है जहां एक बंदा उसे बताता है कि नॉर्दर्न रोड पर एक रोग फैंटम आया है जिसने कैरावैन को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि वहां 3 लेवल 3 हंटर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। यानी वो फैंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब थर्ड ऑर्डर नाइट्स उसे हराने के लिए पार्टी बना रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो फैंटम एक वुल्फ है और लोकेशन व्हाइट वुल्फ्स के डेन के पास ही है, तो शायद डेन में बहुत सारे वुल्फ्स स्पैन हुए होंगे, तभी वो वहां से बाहर आ गए। अगर कोई भी इस समय उसके अंदर है तो उसकी हालत तो बहुत खराब होने वाली है। क्राई को फिक्र होने लगती है पर वो सोचता है नहीं, तीनों की पार्टी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें क्या ही होगा। पर तभी वो बात करने लगते हैं कि वुल्फ्स डेन के मॉन्स्टर्स की ताकत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एसोसिएशन भी उसका लेवल बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे भी वहां एक लेवल 5 पार्टी जाकर गुम हो चुकी है और अगर वो नहीं हरा पाए तो उसके नीचे के लेवल वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्राई को सच में फिक्र होने लगती है और वो क्वेस्ट को फिर से चेक करना चाहता है और उसे दोबारा देखने के बाद समझ आता है कि ये कोई रैंडम मिशन नहीं था, ये लैंस और रूडोल्फ के लिए रेस्क्यू मिशन था और साथ में ही उसकी लेवल 5 टीम के लिए। यार मुझे उसे पहले पढ़ लेना चाहिए था। वो दोनों नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ लग रही है, तो क्राई उन्हें बताता है कि उसने टीनों को एक पार्टी के साथ वुल्फ्स डेन में भेज दिया है। ये सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उसने लेवल 4 के हंटर्स को ऐसी वॉल्ट में भेज दिया जिसमें लेवल 4 भी नहीं जीत पाए। तभी क्राई खड़ा होता है और कहता है कि उसे कोई जरूरी काम है। वहां से बाहर आते ही उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है कि तीनों काफी स्किल्ड हैं, वो इससे तो हैंडल कर ही लेगी और गिलबर्ट भी अपनी तलवार के साथ उसके जितना स्ट्रॉन्ग तो है ही। तभी उसे याद आता है कि शो ऑफ के चक्कर में उसने उस स्वॉर्ड की सारी पावर्स बाहर निकाल दी थी, तो अगर गिलबर्ट ने उसे रिचार्ज नहीं किया होगा तो वो फ्लेम को यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ तीनों की टीम व्हाइट वुल्फ्स डेन की तरफ जा रही है, लेकिन जाने से पहले ही उन्हें खतरा महसूस होने लगता है। पर टीनो कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। उसे लगता है कि ये मिशन खतरनाक है, इसलिए क्राई ने उसे भेजा है और जस्ट इन केस वो विल भी लिख कर आई है, पर उसे यकीन है कि वो मरने नहीं वाली। उसके हिसाब से क्राई ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है और हर मेंबर को सिलेक्ट करने के पीछे उसका एक रीजन है। पर ग्रेग को यकीन नहीं होता क्योंकि अभी कल ही तो वो उससे मिला है। पर गिलबर्ट कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि उसने अपनी पार्टी क्यों छोड़ी और ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज टैवर्न में हुई वो सारा उसका प्लान ही हो। तो भले ही ये मिशन उनके लेवल से काफी ऊपर है, तीनों को यकीन है कि क्राई उन्हें मौत के मुंह में तो नहीं भेजेगा, पर अनफॉर्चुनेटली क्राई ने बिल्कुल यही किया है। तो क्राई डिसाइड करता है कि वो खुद ही उन्हें रेस्क्यू करने जाएगा। वो अपने हिडन रूम में जाता
जाता है और सारे काम के रेलिक्स को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टीनो की टीम को सामने एक बड़ा सा वुल्फ दिखता है जिसके पास एक स्वॉर्ड और आर्मर भी है। वहीं दूसरी तरफ जब क्राई जा रहा था ईवा उसे देख लेती है और बाकियों की तरह उसे भी लगता है कि ये उसका कोई ग्रैंड प्लान होगा। टीना असल में कोई खतरे में नहीं है पर फिर भी उसे फिक्र हो रही है, इसलिए वो उसके पीछे जा रहा है। तभी ईवा नोटिस करती है कि उसके पास एक स्लाइम रेलिक है जो कि इंपीरियल लॉ में इलीगल है, पर क्राई को नहीं पता कि वहाँ क्या हो सकता है, तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता है। क्राई बैल्कनी में पहुंचकर अपने विंग सूट रेलिक को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच सके। ईवा उसे जाते हुए देखती है और प्रे करती है कि वो उसकी हालत पिछले वाले जैसी ना हो, क्योंकि जिस आखिरी बंदे ने उस विंग सूट को यूज किया था उसकी मौत सीधा जमीन पर टकराने की वजह से हुई थी। इसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ ग्रीविंग सोल्स को कैपिटल में आए हुए एक हफ्ता हो चुका है। वहीं लूक काफी दुखी था क्योंकि उसकी अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड टूट चुकी है। बाकी सब उसे याद दिलाते हैं कि वो बस एक नॉर्मल सी लकड़ी की तलवार है, और वैसे भी ऐसा तो होना ही था क्योंकि उन्हें लेवल 1 ट्रेजर वॉल्ट में एक लेवल 4 साइक्लोप्स का सामना करना पड़ा। तुमने साइक्लोप्स से लड़ाई की? मजाक कर रही हो? तुम उससे डर के भाग गए थे ना, यहाँ भेग रहे हो फालतू में। तो लड़कियां उसे साइक्लोप्स का सर दिखाती हैं। ये देख के वो बेचारा डर जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ टीनो की पार्टी ने उस फैंटम को हरा दिया है, लेकिन एक मॉन्स्टर को हराने में ही उनकी हालत पतली हो चुकी है। रूडा कहती है कि उसकी ताकत को देखकर नहीं लगता कि उसे एक लेवल 4 वॉल्ट में होना चाहिए, और सभी लोग इस बात से अग्री करते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। ग्रेग गिलबर्ट से पूछता है कि उसने अपनी तलवार की फायर का यूज क्यों नहीं किया, तो गिलबर्ट उसे बताता है कि कल सारी फायर क्राई ने यूज कर ली थी, तो अब उसमें जरा सा भी माना नहीं बचा है। ये सुन के ग्रेग और रूडा कहते हैं कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, शायद जिन्हें वो बचाने आ रहे हैं वो तो अब तक मर चुके होंगे, और वैसे भी अगर उनका सामना एक और ऐसे मॉन्स्टर से हो गया तो वो जिंदा नहीं बचने वाले। पर टीनो को यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है और वो एक लेवल 8 स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं। मुझे लगता है कि मास्टर ऐसा ही चाहते हैं और गिलबर्ट की सारी फायर को खत्म करना भी उनका ही प्लान होगा ताकि हम रेलिक्स पर डिपेंड ना करें। इसके बाद वो ट्रेजर वॉल्ट के और ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां पर सारे वुल्फ्स के पास आर्मर और वेपन्स हैं, यानी जिस वुल्फ से उनका सामना हुआ था वो कोई एक्सेप्शन नहीं था, उसके जैसे यहाँ बहुत हैं। टीनो बताती है कि व्हाइट वुल्फ्स डेन ओरिजिनली सिल्वर मून वुल्फ्स का है और उनकी साइज को देखकर लगता है कि ये डेन के अंदर अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही गिलबर्ट उनके ऊपर हमला करने जाने लगता है, पर टीनो उसे रोक देती है। वो कहती है कि एक लीडर के तौर पर ये उसकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग जिंदा वापस जाएं और मास्टर उसे टेस्ट कर रहे हैं। तो वो प्लान बनाती है कि क्योंकि रूडा और वो सबसे ज्यादा तेज है तो वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ भटकाएंगे और इस मौके का फायदा उठाकर गिलबर्ट और ग्रेग उन्हें पीछे से मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम क्राई को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी के टीममेट्स मर भी जाते हैं, तो वो बस चाहता है कि टीनो जिंदा रहे। वहीं दूसरी तरफ टीनो और उसकी टीम उसके प्लान को फॉलो करते हैं और कुछ देर मेहनत करने के बाद वो सभी वुल्फ्स को हराने में कामयाब होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे और भी ज्यादा फैंटम्स आ जाते हैं तो सभी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारी पार्टी के मेंबर्स इतने भी बुरे नहीं हैं। गिलबर्ट भले ही ज्यादा बोलता है पर वो थोड़ा बहुत ताकतवर तो है ही। वहीं ग्रेग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो टीम में अच्छा काम करता है, और रूडा भले ही ज्यादा ताकतवर ना हो लेकिन एनिमीज को लोकेट करने में वो माहिर है। अगर वो ना होती तो मैं इतने अच्छे से नहीं लड़ पाती। तो उसे लगता है कि उसके मास्टर ने ये सारी चीजें कैलकुलेट की थी, बिल्कुल एक भगवान की तरह। वहीं गिलबर्ट जब लड़ रहा था वो अपने पास्ट को याद करता है जब उसके पुराने टीममेट्स उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उसने उस टीम को लेफ्ट कर दिया था। लेकिन अब जब वो ऐसी सिचुएशन में है उसे उनकी फीलिंग्स समझ आ रही है। उसने कभी भी उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं और उसे कभी पता ही नहीं चला कि एक टीम के साथ लड़ना इतना ज्यादा मजेदार हो सकता है। वो उन सभी मॉन्स्टर्स को हराकर एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं। तीनों को आगे एक बड़े से मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है। ग्रेग तुरंत ही बोलता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर टीनो कहती है कि वो यहाँ तक बिना किसी इंजरी के पहुंच गए हैं तो शायद वो बॉस को भी हरा पाएंगे। टीनो उससे कहती है कि संभल कर रहना ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ संभल कर रहोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ये सुन के वो कहता है कि एक बार हंटर लेवल 4 तक पहुंच जाए तो वो उसके नीचे के लेवल के ट्रेजर वॉल्स को क्लियर करके आसानी से कमाई कर सकता है। जब भी कोई उसे ताकतवर मॉन्स्टर दिखता था वो उससे बच के वहां से चला जाता था क्योंकि उसने ऐसे ही अपने कई साथियों को मरते हुए देखा था। तीनों कहती है कि उसने फर्स्ट स्टेप इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो खुद को बदलना चाहता था और यही वजह है कि मास्टर ने इस मिशन के लिए उसे चुना है। मास्टर ने रैंडमली तुम लोगों को नहीं चुना है, वो तुम सभी को बदलना चाहते हैं। वो असल में एक भगवान है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उन्हीं का प्लान है। रूडा पूछती है कि क्राई ने उसे क्यों चुना। ये सुन के वो भी सोच में पड़ जाती है और आखिर में कहती है कि क्योंकि उसके चेस्ट बड़े हैं, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्राई अभी भी टीनो को ढूंढ ही रहा है पर वो उसे कहीं
दिख ही नहीं रही और ऊपर से इस रेलिक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कौन गधा ऐसे रेलिक बनाता है जिसमें ब्रेक भी नहीं होती यार। उसके इतना कहते ही वो सीधा वॉल्ट के अंदर चला जाता है और चारों तरफ टकराता टकराता पता नहीं कहां से एंटर करता है। वहीं दूसरी तरफ टीनो की पार्टी ट्रेजर वॉल्ट के बॉस से लड़ रहे हैं जो कि एक बड़ा सा वुल्फ है। वुल्फ उनके ऊपर हमला करने लगता है और वो उसे डॉज करते हुए एक ही चीज सोच रहे थे, ये वुल्फ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। टीनो देखती है कि उस बॉस ने हेलमेट नहीं पहना था तो वही शायद उसकी वीक स्पॉट होगी। वो अपने मास्टर के भरोसे को गलत साबित होने नहीं देना चाहती, जिसके बाद गिलबर्ट भी आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के अगले अटैक को रोक देता है। मौका देखकर ग्रेग उसके ऊपर हमला करने आता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे ऐसा करने नहीं देता। टीनो अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके उसके सभी अटैक्स को डॉज करती रहती है। इस दौरान रूडा उसे देखती है और नोटिस करती है कि टीनो में जरा भी डर नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो वुल्फ ग्रेग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और जब ग्रेग उसके अटैक को ब्लॉक करता है उसकी तलवार ही टूट जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर टीनो के ऊपर हमला करने जाता है पर टीनो उसके वेपन पर ही चढ़ के उसके गर्दन पर हमला कर देती है। इस हमले की वजह से वो बॉस हार जाता है पर उसने टीनो के पैर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन टीनो कहती है कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं है और एक पोशन निकाल कर खुद को बड़ी ही जल्दी हील कर लेती है। वहीं बेचारा ग्रेग अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर दुखी हो रहा था तो टीनो उस मॉन्स्टर की तलवार को ग्रेग को देने लगती है और वो सभी रेस्क्यू के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ 4 मॉन्स्टर्स हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जिस तरह के मॉन्स्टर को उन्होंने अभी अभी हराया। उन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं और टीनो भी कहती है कि उन्हें साइड में छोटे से रास्ते से यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो इतनी सी जगह में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां जाते उन मॉन्स्टर्स को उनके प्लान के बारे में पता लग जाता है तो गिलबर्ट और ग्रेग कहते हैं कि वो इन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएंगे, तब तक वो दोनों लड़कियां यहाँ से बच के जा सकती हैं। रूडा ऐसा नहीं करना चाहती पर ग्रेग कहता है कि चारों के मरने से अच्छा है कि कम से कम 2 बच जाएं। वहीं टीनो सोचने लगती है कि क्या यही उनके पास बेस्ट ऑप्शन है और उसे अपने मास्टर की याद आने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, किसी को बेचारा बनने की कोई जरूरत नहीं है, सबके सब उन मॉन्स्टर्स की आंखों पर हमला करो। जिसके बाद गिलबर्ट के साथ बाकी सब लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं ताकि टीनो को हमला करने का मौका मिल सके। टीनो अपने मास्टर के साथ की गई ट्रेनिंग को याद करती है जो कि उसने उस शूटिंग रिंग के साथ की थी, जिसके बाद वो उसी मूव का यूज करके एक मॉन्स्टर की आंखों पर हमला कर देती है जिससे उसे थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखता। इस मौके का फायदा उठाने के लिए गिलबर्ट उसके ऊपर हमला करने जाता है पर मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके सीधा उसे दीवार पर मारता है। इससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ी ज्यादा जल्दी कर दी, तुमने कोई गलती नहीं की है। जब उन्हें चारों मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं उन्हें लगने लगता है कि अब वो जिंदा वापस नहीं जाने वाले। लेकिन तभी अचानक से वहां टकराता टकराता क्राई पहुंच जाता है और वो सीधा आकर वुल्फ से टकरा जाता है और टीनो अपने मास्टर को देखकर बहुत खुश होती है। तभी ग्रेग नोटिस करता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स क्राई से डरकर पीछे हो रहे हैं पर जिस वुल्फ से क्राई टकराया था वो गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन क्राई की एक रिंग उसे पूरी तरह से बचा लेती है। अपने अटैक को इस तरह फेल होता हुआ देखकर वो वुल्फ डर के मारे नीचे गिर जाता है। ये देख के क्राई स्माइल करता है, लगता है तुम फेमस क्राई के बारे में नहीं जानते, मेरे पास 17 जिंदगियां हैं। जिसके बाद वो अपनी एक और रिंग का यूज करता है और एक पावरफुल हमले से उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं क्राई सोच रहा था ये सब है क्या यार, ये लेवल 3 वॉल्ट तो हो ही नहीं सकती, ये लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। वहीं उसके हमले के बावजूद भी वो वुल्फ फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। ये देखकर कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। लेकिन क्राई जरा भी हैरान नहीं था क्योंकि उसकी रिंग्स थोड़ी फ्लैशी तो है लेकिन ताकत के मामले में वो बहुत कम है। उन मॉन्स्टर्स के वेपन्स को देखकर वो खुद से कहता है अच्छा हुआ यार मैं 17 बैरियर रिंग्स ले आया, नहीं तो आज तो मर ही जाता मैं। बाहर में गया है रेस्क्यू मिशन, मुझे बस घर जाना है अब। सभी मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके पास नेकलेस यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचती। क्राई नेकलेस से कुछ पीता है जिसके बाद वो उसे हवा में उछाल देता है जिसे वो क्लाउड रिंग से शूट करके वहां धुआं फैला देता है। वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है लेकिन जब वो सब वहां से भाग रहे थे उन्हें लगता है वो कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहे हैं और क्राई जानबूझ के धीरे चल रहा है ताकि वो टीनो के साथ रह सके। अजी घंटा, मैं इतना ही तेज दौड़ पाता हूँ। वहीं टीनो को लग रहा था कि उसके मास्टर कितनी उसकी फिक्र करते हैं और उसके लिए इतना धीरे भी दौड़ रहे हैं। वो बिल्कुल उसी दिन की तरह है जिस दिन वो उसे पहली बार मिले थे। इसके बाद हम उसका पास्ट देखते हैं जब कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे और उस दिन उसे ग्रीविंग सोल्स ने ही बचाया था और उस दिन से ही वो उन्हें ज्वाइन करने का सपना देख रही है। जब वो मॉन्स्टर से काफी दूर आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए वो सभी क्राई का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी क्राई टीनो की इंजरी नोटिस करता है और उन्हें इतने खतरनाक मिशन पर भेजने के लिए माफी मांगता है और उसकी तारीफ करता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी उसने इतना
अच्छा परफॉर्म किया। क्राई से अपनी तारीफ सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद क्राई अपने रेलिक का यूज करके उसके पैर को पूरी तरह से हील कर देता है। ये देख के गिलबर्ट कहता है कि वो तो हीलिंग के लिए भी रेलिक का यूज कर रहा है। अबे झिंगूर, तुझे ना पता हो तो मैं सारी चीजों के लिए रेलिक का यूज करता हूँ। आगे ग्रेग उससे पूछता है कि क्या उसने सभी बॉसेस को हरा दिया, पर क्राई कहता है कि नहीं, अभी उन्हें बॉस को हराने की नहीं, यहाँ से निकलने की सोचना है। जिसके बाद सभी लोग क्राई को फॉलो करने लगते हैं। तभी क्राई को याद आता है, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं कि बाहर कैसे जाना है, मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद हम फिर से 6 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पहली बार सब लोग क्राई के रेलिक्स को देखते हैं। तभी लिज उससे कहती है कि एक रेलिक वो उसे चुन के दे। क्राई को याद आता है कि उसने ऐसा प्रॉमिस तो किया था। तभी ल्यूक कहता है कि अगर वो लिज को दे रहा है तो उसे भी चाहिए। जिसके बाद सारा ग्रुप अपने लिए एक एक रेलिक मांगने लगता है। तभी एक लड़की एक रेलिक को उठाती है और इसके बारे में पूछती है। क्राई बताता है कि एक मैजिक बैग है जो कि जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सामान रख सकता है। लड़की को लगता है कि ये बैग जरूर स्पेस को वॉर्प करता होगा, यानी ये बहुत रेयर और वैल्यूएबल है। पर तभी क्राई उसे बताता है कि वो बैग सिर्फ चॉकलेट्स को ही रखने के काम आ सकता है और उन दोनों के सारे एक्साइटमेंट की धज्जियां उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ लिज एक ब्रेसलेट को पहन लेती है जो कि उसे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, पर अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और दोबारा से वापस नहीं उठ पाती। जिसके बाद क्राई बताता है कि वो एक लैब्रिंथ रिंग है जो कि पहनने वाले की स्पेशल अवेयरनेस की ऐसी की तैसी कर देता है। नॉर्मली लोगों की बॉडी फट पड़ती है और लिज का सही सलामत होना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ लूक एक स्वॉर्ड उठा लेता है। क्राई उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि वो एक कर्स्ड ब्लेड है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसे पकड़ते ही वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है। बाकी के पार्टी मेंबर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्राई के कलेक्शन की वजह से तबाही मचने लगती है। जिसके बाद इन रेलिक्स को लिज और ल्यूक की ट्रेनिंग के लिए यूज किया गया था। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ क्राई को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। टीनो और रूडा दोनों ही थीव्स हैं, रास्ता तो उन्हें देखना चाहिए, पर यहाँ तो ये सारे के सारे मुझ पे ही सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊँ यार। तभी गिलबर्ट उससे कहता है, तुम्हारा प्लान चलो बहुत अच्छा है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है जैसे हम बार बार एक ही जगह पर घूम रहे हैं। पर इससे पहले कि क्राई कुछ कहता, टीनो कहती है कि उसे पता है कि वो एग्जिट की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो मैप उसने देखा था उससे यहाँ के लेआउट के बारे में उसे अंदाजा लग चुका है। वो भले ही एग्जिट की तरफ ना जा रहे हो, पर जरूर इसमें मास्टर का कोई प्लान है। रूडा कहती है कि वो इस बात से अग्री करती है, पर क्राई कम से कम उन्हें बता तो दे कि वो जा कहाँ रहे हैं। पर क्राई बस चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। तभी आगे जाकर उनके रास्ते बंटने लगते हैं और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर क्राई एक रास्ते में मुड़ जाता है। लेकिन सामने देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गलती से ही सही पर क्राई उन्हें उन लोगों के पास ले आया है जिन्हें वो रेस्क्यू करने आए थे। वहीं क्राई को कुछ पता ही नहीं लगता कि ये सब हो क्या रहा है, और ऊपर से वो ये देखकर हैरान था कि टीनो ने इतनी दूर से उन सभी को देख लिया, क्योंकि उसकी नजर तो वहां गई भी नहीं थी। इंजर्ड टीम का लीडर रूडोल्फ टीनो का शुक्रिया अदा करता है, पर टीनो कहती है कि ये सब कुछ उसके मास्टर की वजह से हुआ है। क्राई एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस गलती से यहाँ पहुंच गए। पर सभी को लगता है कि वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद की तारीफ नहीं सुनना चाहता। रूडा ने सभी को पोशंस तो दे दिए हैं, पर उन सब की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पर क्राई यहाँ वो मैजिक चॉकलेट बैग लेकर आया था और वो उन सभी को चॉकलेट दे देता है। ग्रेग रूडोल्फ से कहता है, अच्छी बात तो यह है कि तुम सभी सही सलामत हो। जब मुझे पता चला कि तुम सब लेवल 5 के हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुमसे लेवल 3 वॉल्ट पार नहीं हो पाया। हम सब उसके लिए तैयार नहीं थे, हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। इतने ज्यादा ताकतवर? वुल्फ नाइट्स ताकतवर तो थे, पर वो तुम पर कैसे भारी पड़ गए? हम उनसे नहीं हारे। हमारा दुश्मन तो एक छोटा सा फैंटम था और उसका पूरा चेहरा स्कल से ढका हुआ था। उसकी ताकत यहाँ पर हंट किए गए वुल्फ से आती है और धीरे धीरे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसे लेवल 5 के हंटर्स भी नहीं हरा सकते। हम कोई नौसीखिए नहीं है, पर वो फैंटम हमें बच्चों की तरह मारता चला गया। शायद वो 1000 स्वॉर्ड्स इतना ताकतवर है। वो और कोई नहीं बल्कि क्राई का दोस्त ल्यूक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कैपिटल का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन भी है। उसने स्वॉर्ड्स की सारी टेक्निक्स को सीख रखा है और वो एक लकड़ी की स्वॉर्ड से ही किसी को भी हरा सकता है। तो क्राई को लगता है कि एक फैंटम को लूक से कंपेयर करना तो बेवकूफी है। अगर उसके जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता तो लूक तो कब का उसे हंट कर चुका होता, लेकिन फिर भी उसने आसानी से लेवल 5 हंटर्स को हरा दिया है। तो हमारी टीम तो कहाँ ही उसके सामने टिक पाएगी। फालतू में इतना कुछ झंझट लिया मैंने। मुझे आर्क के वापस आने का इंतजार करना चाहिए था। रूडोल्फ बताता है कि पिछली लड़ाई में वो उनके साथ खेल रहा था, अगर वो चाहता तो कभी भी उन्हें मार सकता था। रूडा क्राई से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं क्राई का दिमाग खराब हो रखा है कि वो करे क्या। इतना सब कुछ तो सोच के वो आया भी नहीं था, और कुछ देर सोचने के बाद वो उनसे कहता है कि पहले घायलों को सेफ्टी के साथ बाहर ले जाना ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि ये मिशन टीनो का था, अब से टीनो ही उन्हें लीड करेगी। मास्टर, आप जैसे महान इंसान के होते हुए मैं कैसे लीड कर सकती हूँ? ये तुम्हारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। वैसे भी मैं तुम्हारी बीच बीच में
मदद करता रहूंगा। तेरे पैर पड़ता हूँ टीनो, मान जा। आखिरकार टीनो मान जाती है तो क्राई उसे रास्ता दिखाने को कहता है और उसे कहता है कि वो ज्यादा तेज ना दौड़े, नहीं तो इंजर्ड लोग कीप अप नहीं कर पाएंगे। अरे घायलों की ऐसी की तैसी, मैं कैसे इसके साथ कीप अप करूंगा। इसके बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं और अभी तक उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला था। रास्ते में रूडोल्फ कहता है कि अगर उन्हें फैंटम मिल भी जाता है तो वो सबको बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाएगा, तब तक वो लोग वहां से जा सकते हैं। जब तक मास्टर यहाँ पर है किसी की भी जान नहीं जाएगी। ये डोबी इतना भरोसा क्यों करती है रे तू मेरे पे। तभी उन्हें फैंटम के चिल्लाने की आवाज आती है और क्राई देखता है कि उसके पास सिर्फ 5 सेफ्टी रिंग्स ही बची हैं, तो अगर फाइट शुरू हो जाती है तो वो थोड़ी देर तक तो सर्वाइव कर ही लेगा, पर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी स्वॉर्ड relic तो रास्ते में आते हुए गिर गई और शूटिंग रिंग काम भी नहीं करती। लेकिन तभी उनकी तरफ फैंटम बढ़ने लगता है और उसे देखकर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं उस मॉन्स्टर को देखकर टीनो को बचाने के लिए क्राई आगे आ जाता है। अगर मैं नाइट विंग का यूज करूं तो उसे थोड़ा सा तो डैमेज कर ही दूंगा, इसके चक्कर में एक बार मैं मर जाऊंगा पर चलेगा। उस फैंटम की प्रेजेंस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि डर के मारे सभी लोग पैरालाइज से हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसके सामने नहीं टिक सकते। पर टीनो का डर और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब वो फैंटम के पीछे उससे भी खतरनाक चीज देखती है और वो डर के मारे क्राई से मदद मांगने लगती है। वहीं क्राई उसे पहचान जाता है, ये आखिर यहाँ क्या कर रही है। तभी काफी तेजी से वो फैंटम के ऊपर हमला करके उसे दीवार में घुसा देती है। उसकी ताकत को देखकर क्राई समझ जाता है कि वो लिज है। लिज उसके पास आती है, मैंने उसे मार के ठीक किया ना, मुझे पता नहीं है यहाँ चल क्या रहा है। तुमने बिल्कुल सही किया। जिसके बाद लिज उसे बताती है कि रास्ते में आते हुए उसे क्राई का एक स्वॉर्ड रेलिक मिला। ग्रेग और गिलबर्ट तुरंत ही पहचान जाते हैं कि वो है कौन, पर रूडोल्फ उसे नहीं जानता था। क्या तुम लोग हंटर्स भी हो? कैपिटल में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जिन्हें ग्रीविंग सोल्स के बारे में नहीं पता? सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं भागते हुए तुमसे मिलने गई थी और वहाँ मुझे पता चला तुम वहाँ नहीं हो। तुम्हें पता है कि ये सुन के मुझे कितना दुख हुआ। मुझे यकीन नहीं होता कि इतना सा काम मेरी अप्रेंटिस से नहीं हो पाया। गिलबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि उसके मुंह से शब्द निकलते लिज उसे खींच के लात मारती है, जिससे लगभग बेचारे की जान चली ही जाती है। जिसके बाद वो अपना गुस्सा फिर से निकालने के लिए टीनो के पास पहुंच जाती है। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी? हाँ, तुमसे एक लेवल 3 डंजन नहीं क्लियर होता। मेरा नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हो तुम? क्राई उसे शांत कराने की कोशिश करता है कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया और कई सारे फैंटम्स को भी हराया, और टीनो डर के मारे उससे दया की भीख मांगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग और रूडा गिलबर्ट के ऊपर पोशंस पर पोशंस फेंके जा रहे हैं। इसके बाद क्राई लिज की तारीफ करता है क्योंकि उसने फाइनली होल्ड बैक करना सीख लिया है। तुमने नोटिस किया? हाँ, तुम बार बार बोलते रहते थे तो मैंने फाइनली सीख ही लिया। क्राई उसकी तारीफ करता है, पर उसे पता है कि अभी भी वो पूरी तरह से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, जो कि गिलबर्ट की हालत देखकर साफ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ फैंटम फिर से उठ चुका है और अब वो एक वुल्फ बॉस के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं, पर लिज को बस ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि वो मॉन्स्टर अब उसके सामने मशीन गन लेके आ रहे हैं, जैसे कि वो कुछ उसका बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद वो उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे जाती है। वुल्फ उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, पर लिज के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल स्लो मोशन में हो रही थी और क्विक सिल्वर की तरह वो आसानी से बुलेट्स को मूव कर सकती है। जब उस वुल्फ के सारे बुलेट्स खत्म होते हैं, लिज अभी भी वहीं खड़ी थी और इस दौरान उसके पास इतना ज्यादा टाइम था कि उसने उन बुलेट्स को एकदम सजा के रखा है। लिज का गुस्सा शांत हो गया था, पर यह देखकर कि टीनो ऐसे मॉन्स्टर के सामने स्ट्रगल कर रही थी, उसका गुस्सा आसमान फाड़ देता है। मैं जब 10 साल की थी तब मैं बुलेट्स को डॉज कर रही थी, तुमसे ये नहीं संभाला गया, मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। जिसके बाद वो एक बैक फ्लिप मारकर उस मॉन्स्टर को हरा देती है। लिज के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आसान थी और उसे समझ नहीं आता कि टीनो ने ये क्यों नहीं किया। लिज लेक्चर दे ही रही थी, तभी फैंटम उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अटैक को लिज आसानी से ब्लॉक करती है और उसे लगता है कि टीनो के लिए ये भी एक इजी विन होना चाहिए था। और जब वो ये सारे लेक्चर दे रही थी, वो फैंटम की कुटाई करना जारी रखती है। लिज की इतनी सारी डांट सुन के बेचारी टीनो रोने लगती है और क्राई को उसके लिए बुरा लगने लगता है, पर ये सारी चीजें उसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। क्राई बताता है कि लिज स्मार्ट लेवल 6 की हंटर है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज है और इसलिए उसे स्टाइफल्ड शैडो भी कहा जाता है। जब सारी चीजें शांत होती हैं, वो सब गिल्ड में वापस आते हैं। गिलबर्ट कहता है कि वो अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड को छोड़ना चाहता है क्योंकि वो इस पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहा था, इसलिए वो फिर से अपनी बॉडी को ट्रेन करेगा जब तक वो लिज की तरह बुलेट्स को कैच नहीं कर सकता। वहाँ खड़े किसी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा वो अपनी जिंदगी भर में कभी कर पाएगा, पर उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर टीनो उससे कहती है कि उसे एक और चीज पता होनी चाहिए। और हम 6 साल पहले का सीन देखते हैं जब क्राई ने उनके मास्क का ऑर्डर दिया था। वो आंखों के लिए छेद बनाना भूल ही गया, पर सभी को लगता है कि ये उसका कोई प्लान था जिसकी वजह से कोई भी फ्लैशिंग अटैक उनके ऊपर काम नहीं करेगा और अगर वो इसे पहनकर ट्रेन करेंगे तो उनकी
ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम क्राई को देखते हैं जो कि स्लाइम को ढूंढ रहा था, पर हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता। तो वो परेशान होकर डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में भूल जाएगा। पर तभी उसे याद आता है जब 1 साल पहले सिट्री ये स्लाइम लेकर उसके पास आई थी, जो कि एक जीनियस लेवल 2 की हंटर है और उसका सारा टाइम रिसर्च और एल्केमी में जाता है। इसी दिन उसने उस स्लाइम का नाम सिट्री स्लाइम रखा था क्योंकि उसे सिट्री ने बनाया था। और वो जब उसे ऐसे ही खोलने जाता है, सिट्री उसे रोकती है और बताती है कि ये थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि अगर वो खुल गया तो पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये थोड़ा सा डेंजरस है। वो क्राई से कहती है कि वो इसे संभाल कर रखे और प्रेजेंट में वो अभी भी उसे ही ढूंढ रहा है। पर जब उसे वो स्लाइम कहीं नहीं मिलता, वो बैठकर आराम से सोचने लगता है, मैंने जब वुल्व्स डेन में उस कैप को खोला था उसके अंदर तो कुछ नहीं था, पर मैंने तो उसे सेफली लॉक करके रखा था, तो उसमें से तो वो कहीं जा ही नहीं सकता। इसका मतलब तो एक ही है कि इसे ट्री मजाक कर रही थी, पर वो अंदर से जानता है कि वो बस इसके बारे में और सोचना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि एक ट्रेजर वॉल्ट में मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर वॉल्ट के लेवल के हिसाब से मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एक बंदा कहता है कि पिछले 2 हफ्तों से फैंटम्स का लेवल अचानक से ही बढ़ गया है, पर उन्हें ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा क्योंकि वॉल्स की इन्वेस्टिगेशन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज में 1000 ट्रिक्स भी इन्वॉल्व है, तो यानी यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में ना सोने की वजह से क्राई की हालत बुरी हो रखी है। भटकते भटकते उसके सामने ईवा आ जाती है और उसे बताती है कि एसोसिएशन ने व्हाइट वुल्व्स के डेन के बारे में उससे कांटेक्ट किया है। अच्छा, पर उस मिशन की लीडर तो टीनो थी ना, तो ये उस पे छोड़ दो। पर ईवा बताती है कि टीनो अभी लिज के साथ ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा ये बताओ, कैपिटल में कुछ घटनाएं हुई हैं क्या? कैसी घटनाएं? नहीं, शायद कुछ नहीं हुआ होगा। चलो अच्छा ही है कि कुछ नहीं हुआ। ईवा को लगता है कि वो जरूर किसी तरफ इशारा कर रहा है, तो वो अपने सोर्सेज से पता करेगी। पर क्राई कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो शायद बस उसकी इमेजिनेशन होगी। इसके बाद क्राई के पूछने पर ईवा बताती है कि टीनो लिज के साथ बेसमेंट नंबर 2 पर ट्रेनिंग कर रही है और वो उससे मिलने वहां से चला जाता है। लेकिन वो अभी भी काफी सस्पिशियस है क्योंकि उसने कई बार अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स और वॉल्ट एनोमलीज इन सारी चीजों को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। पर उसे ये पता नहीं है कि वो इतनी अच्छे से प्रेडिक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो उसी की वजह से होती है। क्राई जब ट्रेनिंग ग्राउंड के पास पहुंचता है, वहां पहले से ही काफी सारे हंटर्स थे जो कि ट्रेनिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां क्राई पहुंचता है, स्वेन जो कि लेवल 6 हंटर है, वो क्राई से कहता है कि वो लिज से ट्रेनिंग हॉल खाली करवाए क्योंकि उसकी वजह से वो उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तुम पागल हो क्या? उस मॉन्स्टर को मैं कैसे रोक सकता हूँ? अभी सिर्फ तुम ही हो जो कि उसे रोक सकता है क्योंकि एंसम और लूशिया तो मिशन पर गए हैं और वैसे भी ये अकेली वापस क्यों आई? उसने वहाँ के सारे ट्रैप्स डिसआर्म कर दिए थे और बॉस रूम तक पहुंच गई, पर वहां जाने पर वो इतनी ज्यादा बोर हुई कि वापस आ गई। वो लेवल 8 के वॉल्ट में बोर हो गई। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। वैसे अगर किसी ने लिज को जाकर नहीं रोका तो अंदर टीनो मारी जाएगी। तुम पागल हो क्या? इतनी आसान से थोड़ा कोई मरता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे टीनो अधमरी हालत में दिखती है। लिज उससे वापस खड़ी होने को कहती है, पर जब वो नहीं हिलती, वो उसके ऊपर फिर से हमला करने जा रही थी। पर तभी वहां क्राई आकर उसे रोक देता है। आज के लिए बहुत हो गया, तुम ट्रेनिंग रोक सकती हो। क्या तुम मुझे इसे ट्रेन करने से रोक रहे हो? हाँ चलो, तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। लेकिन तभी टीनो उसका पैर पकड़ लेती है। तभी क्राई नोटिस करता है कि टीनो ने वही मास्क पहना हुआ था। वाह, ये कितना इंप्रेसिव है ना। तुम्हारे आते ही जैसे इसमें फिर से जान आ गई हो। तो चलो ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हैं। जिसके बाद क्राई वहां से बाहर आ जाता है। सॉरी गाइस, मुझे नहीं लगता मैं उसे रोक पाऊंगा। आगे 7 क्राई को बताता है कि नॉर्दर्न के रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां काफी सारे फैंटम्स आने लगे हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, पर जो नाइट्स इसे इन्वेस्टिगेट करने गए थे वो मारे जा चुके हैं। क्राई को याद आता है कि उसने सुना था कि कुछ ट्रैवलर्स के ऊपर व्हाइट वुल्व्स डेन के मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। कहीं इसलिए तो वो टकला नहीं बुला रहा था मुझे। यार काश यहाँ आर्क होता, वो होता तो सब कुछ कितना आसानी से निपट जाता है। वो आएगा तो मैं सारी चीजें उसी के ऊपर थोप दूंगा। इतना सुनने के बाद भी तुम काफी शांत लग रहे हो। बिल्कुल भाई, ये मेरी दिक्कत है कहाँ? ये सारी चीजें तो मैं आंख पर थोपने वाला हूँ। एक सेकंड, अगर मैं ऑब्सिडियन क्रॉस को गार्क के पास भेजूं तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को भेज देगा। तुम लोग ट्रेनिंग हॉल यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्यों ना एसोसिएशन के लिए एक मिशन करो और मेरी तरफ से गार्क को कहना कि मैं अभी बिजी हूँ तो उससे नहीं मिल पाऊंगा। वाह यार, मेरे जितना तेज दिमाग तो किसी के पास नहीं है। उसके जाने के बाद स्वेन का पार्टी मेंबर कहने लगता है, ये आखिर करता क्या रहता है यार? ये घर में ही तो रहता है हमेशा और सारा काम दूसरों पर थोपता रहता है। तुम नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, यहाँ चीजें ऐसे ही चलती है। ग्रीवर्स और क्लैन को यहाँ तक पहुँचाने वाला वही है। वो असल में एक मॉन्स्टर है, उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। वहीं गार्क को जब रिपोर्ट मिलती है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि व्हाइट वुल्व्स के डेन में और बाहर के एरिया में कुछ भी बदलाव नहीं आए हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि किस वजह से ये सब हो रहा है और उसे लगता है कि जरूर इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है और वो इसके बारे में क्राई से बात करना चाहता है। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट
बताती है कि ऑब्सिडियन क्रॉस ने बताया था कि क्राई बिजी है और उससे नहीं मिल पाएगा, पर गार्क को लगता है कि वो बहाना बना रहा है और उससे मिलने जाना चाहता है। मुझे यकीन है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो काफी समय से किसी भी वॉल्ट में नहीं जा रहा था, पर वो इस वॉल्ट में गया। इसका मतलब वो उस वॉल्ट के बारे में जरूर कुछ जानता है। इसके बाद हम एक अजीब सी रिसर्च फैसिलिटी में जाते हैं जहाँ रिसर्चर्स पैनिक हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि इसमें एक हाई लेवल हंटर इन्वॉल्व हो गया। हमने जितना सोचा था 1000 ट्रिक्स उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। आगे हमें पता चलता है कि ये सारे लोग खुद को मैजिकल सोसाइटी ऑफ आकाशिक टावर्स बुलाते हैं और जो भी अजीबोगरीब चीजें हो रही है उनके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। एक बंदा कहता है कि हंटर्स बहुत जिद्दी हैं, जब तक उन्हें इसके पीछे का कारण नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मकसद अपने मनचाहे ट्रेजर वॉल्स को बनाना है और अगर एक बार हम ऐसा कर लें तो हम जितने चाहे उतने ट्रेजर वॉल्स बना सकेंगे। उसका एक अंडरलिंग कहता है कि उन्हें इस फैसिलिटी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहिए और उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसी मुसीबत भरी सिचुएशन में सोफिया वेकेशन पर क्यों गई है। उसकी वेकेशन को मैंने ही अप्रूव किया था। हमारी कम्युनिकेशन स्टोन से बात हो गई है, वो जल्द ही यहाँ आती ही होगी। मुझे यकीन है कि उसके आते ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जब तक वो वापस नहीं आ जाती तुम लोग इंटेल को कलेक्ट करने में ध्यान दो। इसके बाद हम क्राई को देखते हैं जो कि भयानक सा सपना देख रहा है जिसमें सिट्री का स्लाइम पूरे कैपिटल में तबाही मचा रहा है और बेचारा चिल्लाते हुए उठ जाता है। सपना था यार ये। तभी वो देखता है कि लिज उसके बगल में ही लेटी पड़ी है और वो भी उसके चिल्लाने की वजह से जाग गई। अच्छा, तो मुझे इसकी वजह से गर्मी लग रही थी। इसकी क्या ही आदत है यार, बार बार मेरे बेड में आ जाती है। लिज उससे पूछती है कि क्या वो आज फ्री है क्योंकि वो आज का दिन उसके साथ स्पेंड करना चाहती है। आज तुमने खुद को या टीनो को ट्रेन नहीं करना। लिज कहती है कि आज वो ब्रेक ले रही है तो क्राई भी मान जाता है। क्राई और लिज जब वहाँ से जा रहे थे गार्क पहले से ही वहाँ पहुंचा हुआ था। गार्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर लिज भड़क जाती है और कहती है कि क्राई आज बिजी है। एक सेकंड, तुम यहाँ वापस कब आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि लेवल 7 से अगर कोई हाई वॉल्ट है तो उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। चुप कर बेटकले, तो क्राई के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड करता है। अपने काम खुद करना सीख। जिसके बाद गार्क और उसमें बहस छिड़ जाती है और लिज को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो दोनों ही आपस में बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। इस टाइम का यूज करके वो वहाँ की रिपोर्ट देखने लगता है और देखता है कि वहाँ के एरिया में बाहर से कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। काइन उससे पूछती है कि जब वो वहाँ गया था उसने वहाँ कुछ अजीब नोटिस किया था। क्राई मना कर देता है पर वो गलती से कह देता है कि वो किसी और बारे में परेशान है। किस बारे में परेशान हो तुम? माफ करना पर मैं ये तुम्हें अभी नहीं बता सकता। कोई भी हमारी बातें सुन सकता है। अब मैं इसे ये थोड़ा बताऊंगा कि मैं एक ऐसे स्लाइम को आजाद कराया जो कि ये पूरा कैपिटल खा जाएगा। मैं अभी तो वहाँ नहीं जा सकता पर हमारा क्लैन पूरी तरह से मदद जरूर करेगा। आर्क जैसे ही आता है मैं उसे भेज दूंगा। दूसरी तरफ उन दोनों की लड़ाई अभी भी चली रही है। तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो, एक ही जगह बैठे बैठे बस कुर्सियां तोड़ते रहते हो ना, इसीलिए। इससे गार्क को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर लिज के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिज उसे चिढ़ाना जारी रखती है जिसकी वजह से गार्क का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। गार्क पहले लेवल 7 हंटर हुआ करता था और इससे पहले कि वो दोनों गधे पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दें, क्राई उसे बताता है कि उसने पहले ही सारी चीजें काइन के साथ डिस्कस कर ली है, पर गार्क अभी भी गुस्से में था। तभी वो देखता है कि लिज पहले ही क्राई के पास पहुंच गई है और उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी तेज कैसे मूव कर सकती है, जिसके बाद वो केन के साथ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां ईवा पहुंचती है जो कि वहां की तबाही को देखकर चीखने लगती है। आगे हम लिज और क्राई को अपनी डेट पर देखते हैं जहां वो कह रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि गार्क कितना कमजोर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तुम्हें तो खुद के साथ किसी को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस वर्ल्ड को मैं एक्सप्लोर करके आई उसमें तो वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। अच्छा, अगर तुम वहाँ के बॉस को कंपेयर करो व्हाइट वुल्फ डेन वाले बॉस से तो वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन लिज को तो याद भी नहीं है कि व्हाइट वुल्फ डेन में कोई बॉस भी था। क्राई समझ जाता है कि वो फैंटम इतना ज्यादा कमजोर था कि लिज को तो वो याद भी नहीं है। यार, सिट्री और वो लोग तो अभी भी उसी वॉल्ट में हैं। अच्छा यही होगा कि उस स्लाइम के तबाही मचाने से पहले वो लोग बाहर आ जाएं। लिज नोटिस करती है कि वो काफी परेशान दिख रहा था। तभी अचानक से वो उससे पूछता है कि अगर कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्या करेगी। वो कहती है कि वो उसके साथ भाग जाएगी और इस बार वो किसी ओशन वाली जगह पर जाना चाहती है क्योंकि उसने कभी भी ओशन नहीं देखा था। तभी अचानक से लिज एक बंदे को पकड़ लेती है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा था। क्राई उसे छोड़ने को कहता है और उसके छोड़ते ही वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। लिज को लगता है कि क्राई ने जानबूझकर उस बंदे को वहाँ से जाने दिया। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो भी नहीं समझ पाई, पर क्राई को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कह रही है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा अपने हाइड आउट में पहुंच चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि लिज ने उसे नोटिस कैसे कर लिया और क्राई ने उसे जाने क्यों दिया। आखिर वो कितना कुछ जानता है। दूसरी तरफ हम उसी बुढ़े को देखते हैं जिसका नाम नोक्टस है। उसके पास एक लड़की आती है जो कि अपना नाम सोफिया बताती है और कहती है कि वो उसकी
की अप्रेंटिस बनना चाहती है क्योंकि वो उसके काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है।